हेलो बच्चों, क्या हाल है। बच्चों, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पहले फोर्स के ऊपर बात किया था कि फोर्स किसे कहते हैं। और फिर हम लोगों ने फोर्स के डिफरेंट टाइप्स को देखा था, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने इनर्शिया के ऊपर बात किया था और आज के इस क्लास में हम लोग इनर्शिया से ही अपनी बात की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों को हम लोग गौर से बारी बारी करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए इनर्शिया के बारे में। देखो, अगर किसी जगह पर एक टेबल के ऊपर अगर एक ब्लॉक को इस तरीके से रख दिया जाए और अगर इस ब्लॉक से पूछा जाए कि तुम अपने आप में क्या कर सकते हो, मतलब फिलहाल हमने उसे उठाकर इस टेबल के ऊपर इस ब्लॉक को रख दिया जहां पर इसका वेलोसिटी है 0। अब उस ब्लॉक से पूछा गया कि तुम क्या अपने आप में चल सकते हो, क्या अपने आप में हिल सकते हो, क्या अपने पोजीशन को खुद ब खुद चेंज कर सकते हो। तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इन सब के खिलाफ हूँ। मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल में रहना पसंद करता हूँ। मतलब जिंदगी भर अगर हम इस ब्लॉक को देखते रहें तो ये हमेशा इसी टेबल के ऊपर इसी तरीके से हम लोगों को रखा हुआ दिखाई देगा। तो बॉडी का यही प्रॉपर्टी, यही खूबी जिसकी बिना पर वो अपने आप को उसी हालत में रखता है जिस हालत में रखना चाहता है, जिस हालत में वो है, बॉडी की इसी इंटरनल प्रॉपर्टी को, इसी खूबी को, इसी अच्छाई को हम लोग इनर्शिया का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। और दूसरे खूबी में बात करते हैं हम लोग कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ छोड़ देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इस फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने एक व्हील को, एक सर्कुलर शेप का कुछ है, व्हील वगैरह है, इसे छोड़ दिया एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ। और उसके बाद इससे पूछा गया कि तुम अपने आप में क्या अपने आप को रोक सकते हो खुद ब खुद, क्या अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो या अपने आप को मतलब मोशन में ही रख सकते हो। तो इस व्हील का जवाब होगा कि भाई हमें जिस हालत में रखा गया है हम उसी हालत में रहना चाहते हैं। मतलब ये व्हील खुद ब खुद अपने आप में क्या कर सकता है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन कर सकता है, खुद ब खुद अपने स्टेट को, मोशन को चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर ये यू अगर अगर ये यू 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और उससे पूछा जाए क्या तुम इस डायरेक्शन में खुद ब खुद जा सकते हो, तो जवाब देगा नहीं, हम जिस डायरेक्शन में हैं हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेंगे। मेरे डायरेक्शन को अगर चेंज करना है तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, मैं खुद ब खुद अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। बॉडी के इसी खूबी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। मतलब इनर्शिया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। बॉडी की इसी खूबी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। और इसी बेस पे हम लोगों ने इसके तीन टाइप बनाए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मेरे ख्याल से इनर्शिया का ये तीनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा और इनर्शिया क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। दिस लॉज प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट दैट फोर्स हैव ऑन ए ऑब्जेक्ट। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो न्यूटन्स का तीन लॉ हम लोगों के पास है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन तीनों लॉ में अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो हम लोगों को फोर्स का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से मिलता है। हर तीनों लॉ में हम लोगों को यही दिखता है कि फोर्स के बारे में बात किया गया है। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों को बेसिकली क्या कंसेप्ट मिलता है। तो बेसिकली हम लोगों को इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो उसके वजह से क्या इफेक्ट क्रिएट होता है, उसकी वजह से उसकी नॉलेज हम लोगों को न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। यहाँ पर बच्चों अगर आप गौर करोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा ना कि ये जो पार्ट है, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये जो बात है यहाँ से यहाँ तक जो पहला दो लाइन है, ये बॉडी के किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है, इनर्शिया को। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। अब इनर्शिया के इस डिफिनेशन के ऊपर न्यूटन्स ने अपने थोड़े से बात को ऐड कर दिया, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में तो ये क्या होगा, हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए।
दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है, यू वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अब इसका ये स्पीड, ये वेलोसिटी यू ना इंक्रीज हो सकता है खुद ब खुद, ना डिक्रीज हो सकता है, जब तक कि कोई इसके ऊपर फोर्स ना लगा जाए। अगर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है एफ, तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा, इंक्रीज होगा, और अगर इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो ये फोर्स का काम क्या है? तो फोर्स का काम यह है कि बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो न्यूटन ने इनर्शिया के ऊपर जो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट लाया है कि इनर्शिया को कौन चेंज कर सकता है, फोर्स। तो हकीकत में इसे हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया को पता था ये बात कि इनर्शिया की वजह से बॉडी के अंदर कोई चेंजेस जो आने वाला होता है वो रुक जाता है, वो अपोज किया जाता है इनर्शिया की बिना पर। तो फिर पूछा गया कि आखिर इसको चेंज कौन कर सकता है? तो न्यूटन ने बताया, एक नए शकल को सामने लाया, और वो नया फेस कौन था? वो नया फेस था फोर्स। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में हकीकत में फोर्स को डिफाइन किया है कि फोर्स एक्चुअल में क्या है। तो फोर्स एक्चुअल में वो चीज है जो बॉडी के इनर्शिया को चेंज कर सकता है, बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला सकता है। मतलब उन्होंने इनर्शिया के अगेंस्ट काम करने वाला एक चीज, एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो फोर्स एक्सटर्नल कॉज है जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है। तो यहां पर हम लोग एक बात नोट कर सकते हैं, नोट कर लेते हैं, और वो बात क्या है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स, क्योंकि इन्होंने पहली बार फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स क्या है। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर किसी चीज के बारे में किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो बताते हैं ना भाई, ये इंसान है, ये इतने लेवल में है, इनका इतना पहुंच है। तो ये क्या हो रहा है? उस इंसान के काम से उसके पहचान होता है। इसी तरह इनर्शिया एक खूबी था जिसको अपोज करना, जिसके अगेंस्ट काम करने वाला कोई चाहिए था, और वो कौन है? वो फोर्स है। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? एक बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू के साथ, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स लगा दिया एफ। तो थोड़ी देर के बाद दिखा कि हमें उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो बन गया वी। किस वजह से हुआ? फोर्स की वजह से हुआ। तो अब यहाँ पर जरा सोचो, तो फोर्स ने क्या किया? वेलोसिटी को चेंज कर दिया, कुछ वक्त यूज किया होगा, मान लेते हैं टाइम टी लगा इस वेलोसिटी को यू से वी करने में। तो यहाँ पर फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? फोर्स की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। v माइनस यू का कंसेप्ट सामने आ रहा है बाई टी। तो मतलब फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। ये बात हम लोग बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट उसका सामने आ चुका है हम लोगों का, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा एक झलक देख लिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और यहाँ पर वही बात हम लोग को दिख रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मान लेते हैं कि इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने की वजह से उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, मतलब फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। सॉरी, ये एफ नहीं होगा, ये ए होगा। अब हम लोग थोड़ी सी बातें और करते हैं इसके ऊपर। अब मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ब्लॉक इस टेबल पर रखा गया है 2 kg, और ये रेस्ट की हालत में, और एक और टेबल के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। टेबल वही है, ब्लॉक चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं इसका मास कर देते हैं 20 kg, और ये भी रेस्ट की हालत में। इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg, इस ऑब्जेक्ट का मास 20 kg। दोनों के ऊपर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, एक ही फोर्स मान लेते हैं, फोर्स 2 न्यूटन या 4 न्यूटन कुछ भी। तो बताओ बच्चों, किस ऑब्जेक्ट को रेस से मोशन में लाना आसान है? क्या बॉडी ए को रेस से मोशन में लाना आसान है या बॉडी बी को रेस से मोशन में लाना आसान है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा कि सर बॉडी ए को रेस से मोशन में लाना आसान है, कम ताकत लगेगा, लेकिन बॉडी बी को रेस से मोशन में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसमें ज्यादा फोर्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स डालना पड़ेगा। तो इस बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना कि कौन बॉडी ज्यादा अपोज कर रहा है? तो जवाब मिल रहा है कि बी अपने स्टेट को ज्यादा देर तक मेंटेन करने का कैपेसिटी रखता है। यही बात तो सामने आ रहा है। ए जो है
कम फोर्स से चल सकता है, मतलब ए कम अपोज कर सकता है, मतलब ए का इनर्शिया कम है, क्योंकि जो अपोज करता है अपने स्टेट को मेंटेन करता है, जिस हालत में उसी हालत में रहना चाहता है। तो जो इंसान ज्यादा देर तक अपनी हालत में रहना चाहेगा, जो आदमी ज्यादा देर तक अपनी हालत को मेंटेन करेगा, हम लोग क्या कहेंगे कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। और जो कम देर तक अपने स्टेट को मेंटेन करेगा उसका इनर्शिया कम है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि 2 kg का मास अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को कम मेंटेन कर सकता है और 20 kg का मास अपने स्टेट ऑफ में रेस्ट को ज्यादा देर तक मेंटेन कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 20 kg के मास का इनर्शिया ज्यादा है और 2 kg मास के ब्लॉक का इनर्शिया कम है। तो मास इज व्हाट? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ लीनियर मोशन। इसे नोट कर लेते हैं। नोट, मास इज व्हाट? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का एक मेजरमेंट है मास। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा, ये बात ध्यान में रखना है। अब लोग आगे बात करते हैं। तो यहां से अगर हम लोग और एक बात गौर कर लेते हैं कि जिसका मास ज्यादा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, जिसका इनर्शिया ज्यादा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चल पा रहा है कि नहीं, अगर वो आसानी से चल गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका इनर्शिया कम है, और अगर वो मुश्किल से चला तो हम लोग क्या कहेंगे उसका इनर्शिया ज्यादा है फोर्स अप्लाई करने से। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूटन ने अपने लॉ में कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस में तो रेस में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है? इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है। इसी बुनियाद पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन का लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है। देख लो यहाँ पर फोर्स से क्या मेजर हो रहा है? इनर्शिया। किसका? F1 और F2। कौन बता रहा है? F1 और F2 तुम्हें क्या बता रहा है? F1 बता रहा है कि बॉडी A का इनर्शिया कम है, F2 बता रहा है कि बॉडी B का इनर्शिया ज्यादा है। तो यहाँ पर फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखा रहा है हम लोगों को? इनर्शिया दिखा रहा है कि नहीं, इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है कि नहीं। तो न्यूटन का ये तो फर्स्ट लॉ है कि चेंज करने के लिए फोर्स लगेगा, तो फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है ओहो इसका इनर्शिया कम है, ओहो इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है। ये बात भी आप लोगों को नोट करना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। फर्स्ट लॉ के बाद हम लोग मोमेंटम में चलते हैं, यहां से हम लोग डायरेक्टली सेकंड लॉ ऑफ मोशन में घुस जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, आपको पता है बच्चों, अच्छे से जानते हो। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक, और ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। तो वाइल मूविंग इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ हम लोग क्या नाम देते हैं? मोमेंटम को। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है तो उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को एक नाम दे दिया गया, और वो नाम क्या है? मोमेंटम। इसे हम लोग दिखाते हैं एक सिंबल p से, और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, मोमेंटम इज अ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मोमेंटम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन p इक्वल टू mv, क्योंकि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट के बारे में बात करें अगर मोमेंटम का तो क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन के बारे में अगर बात करें मोमेंटम का तो क्या हो जाएगा? m1 L1 और t के पावर में -1। तो ये तीन छोटी छोटी बातें थी मोमेंटम के बारे में, ये हम लोगों ने किया। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ और बातें करने को चलते हैं कि मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट के पास अगर रेस्ट में है, सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट m मास का है और इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू 0, तो मोमेंटम 0 हो गया। एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है u, तो इसका मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा? mu। तो मोमेंटम यहाँ पर दो केस में देखो, ये मोमेंटम देखो और ये मोमेंटम देखो। क्या एक ऑब्जेक्ट अगर हमेशा रेस्ट में रहे तो क्या उसका मोमेंटम हमेशा 0 नहीं होगा? बिल्कुल 0 होगा। तो ये 0 वैल्यू क्या हो गया? हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो mu हमेशा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है? तो जवाब है कि मास तो चेंज करना मुमकिन नहीं है, किसी उसको तो काट छट करना नहीं है, बॉडी को कर सकते हैं, छोटा बड़ा बॉडी ला सकते हैं। फिलहाल उसी ऑब्जेक्ट के लिए विदाउट चेंजिंग मास अगर हम लोग उसका मोमेंटम को चाहते हैं कि चेंज हो जाए,
तो चेंज होने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? मास को चेंज नहीं कर सकते तो जाहिर बात है वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो ये काम क्या ये ब्लॉक खुद ब खुद कर सकता है? तो जवाब है नहीं। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ये अपनी वेलोसिटी को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। ये इनर्शिया बोल चुका है पूरी दुनिया को। तो फिर कौन चेंज कर सकता है? तो न्यूटन ने बताया कि फोर्स। तो मतलब अगर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मतलब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसके मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो। मोमेंटम उसका अगर चेंज नहीं हो रहा है और अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग आगे बात कंटिन्यू करते हैं। अब चलो यहां पर देखते हैं कि अगर सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u, मास है उसका m और वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u के साथ, ठीक। तो ये अभी इसके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है? इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बच्चों? सब जानते हो मेरे ख्याल से। P1 नाम देते हैं इक्वल टू mu। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म को दिखा रहे हैं। लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म, एरो दे देते हैं यहाँ पर। ओके, मान लो कि इसके ऊपर आपने कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, बड़े मोहब्बत के साथ एक फोर्स लगा दिया F, और फोर्स लगाने की वजह से इसका जो वेलोसिटी है, मास तो वही रहा लेकिन वेलोसिटी हो गया v। तो फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर क्या चेंजेस आया? वेलोसिटी चेंज आया। तो यहाँ पर मोमेंटम तो P1 था तो यहाँ पर भी P1 रहेगा, तो जवाब है नहीं, P2 हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? mv। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम, ये किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं डेल पी, और इसे किस तरीके से लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक। और ये जो होगा एम वी माइनस यू, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। अब यहां पर अगर आपको दिख रहा है कि चेंज इन मोमेंटम का असल जिम्मेदार कौन हुआ, किसने ये काम किया, किसने मोमेंटम को चेंज किया, तो आप कहोगे ना कि फोर्स। अच्छा, अब अगर मान ले फोर्स कम लगाया तो वेलोसिटी कम चेंज होगा कि नहीं? v का जो वैल्यू होगा थोड़ा कम होगा। अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगा दिया जाए तो v का जो वैल्यू जो चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से बातें समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, यहीं पे कर लेते हैं पहले कि मान लो आपको कहा गया है कि यहाँ पर जो P1 का वैल्यू है वो 4 है और P2 का जो वैल्यू है वो 10 है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 6, ठीक है, 6 आ गया। अब मान लो ऐसा करने में जो टाइम लगा वो 10 सेकंड का वक्त लग गया, 10 सेकंड टाइम लग गया ऐसा करने में। मतलब वेलोसिटी को 4, मतलब इनिशियल मोमेंटम को P1 को 4 से 10 होने में जो टाइम लगा वो 10 सेकंड लग गया। अब आपसे कहा जाए कि नहीं, आपको 10 सेकंड का वक्त नहीं देंगे, आपको 2 सेकंड के अंदर ये काम करना है कि मोमेंटम को 4 से 10 करना है। तो फिर उस वक्त आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ना कि आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को बहुत बढ़ा दोगे, जो अप्लाइड फोर्स है उसको ज्यादा इंक्रीज करके अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जब फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उस वक्त क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, वही चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में मिलेगा हम लोग को। तो उस वक्त फोर्स और टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा? वो इनवर्सली हो जाएगा। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक। अब इसे और इसे अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, 1 और 2 इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो फोर्स क्या मिलेगा? डेल्टा P बाय डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही जो है ये क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज व्हाट? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने क्या बात आया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो यही बात न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम in a body is directly proportional to the force applied on the body and the change take place in the direction of force applied। मैं डिफिनेशन दिखा रहा हूं आप लोगों को अभी। फिलहाल यहाँ पर ये बात समझ में आया कि किस तरीके से हम लोगों ने पहले इनर्शिया को समझा है, इनर्शिया से हम लोग फर्स्ट लॉ में गए, फर्स्ट लॉ के बाद हम लोगों ने मोमेंटम किया और मोमेंटम के बाद हम लोग डायरेक्ट चले आए सेकंड लॉ में। तो ये सब एक दूसरे से एक चेन की तरह लिंक है, एक कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़ते चला जा रहा है, ठीक। एक कंप्लीट माला है जिसमें सारे मोती को प्रो दिया गया, मोती को डाल दिया गया, ठीक। एक भी निकाल देंगे तो चेन थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बातें आगे कर लेते हैं। अब इसे हटाने के लिए चलो पहले न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिख लेते हैं।
Newton's second law, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change take place always in the direction of the applied force. ये बात याद रखना, क्योंकि मैं जब नोट पॉइंट कुछ पॉइंट बताऊंगा उस वक्त इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है कुछ वक्त में, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड दिस चेंज ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं के इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इफ लिमिट, या ऐसा कर सकते हैं लिमिट टी टेंस टू जीरो, बहुत अगर टाइम जो है जीरो के करीब बढ़े तो उस वक्त हम लोग डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू रेट डी पी बाय डी टी। तो एफ क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू के डी पी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसे हम लोग थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। के का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 लेते हैं, के इक्वल टू 1, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी मोमेंटम मतलब एम वी मतलब मोमेंटम, और डेल्टा एम वी मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय डेल टी। मास को अगर हम लोग बाहर कर लेते तो मास बाहर हो जाने के बाद dv बाई डी टी बनेगा हम लोग के पास, और इसे हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv बाई डी टी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या बन गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर फोर्स का एक नया डिफिनेशन हम लोगों के सामने आया। फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड, तो फोर्स इक्वल टू एम ए तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब बच्चों ये बताओ कि क्या एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है विथ मास, जिसका मास है 2 kg, और उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कोई और वैल्यू, तो क्या हम ये पता नहीं कर सकते कि F इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4 न्यूटन, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। तो मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का इंफॉर्मेशन मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ तक हम लोगों को सिर्फ पता था कि फोर्स कौन है। अब सेकंड लॉ में हमको ये सामने आया कि हम लोगों के पास फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी डी पी बाई डी टी। ये हम लोगों को मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और दूसरा ये भी फॉर्मूला मिला F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का मास तुम आपको पता है, पता कर ही सकते हैं हम लोग आसानी से, और उसका अगर एक्सेलरेशन भी पता हो जाए तो हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि उसके ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोगों को फोर्स के मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का कंसेप्ट हम लोग को देता है। ठीक है, आई होप कि बात आप लोग को समझ में आ चुका होगा यहाँ तक कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का कंसेप्ट हम लोग को न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। तो फर्स्ट लॉ क्या देता है, फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स को, और सेकंड लॉ क्या करता है, देता है गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक, ओके। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट को नोट करते हैं कि जो काफी हम लोग के लिए जरूरी है। नो, पहला पॉइंट क्या है, नंबर 1, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कभी आपको कोई फोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल आप सोचो कि F इक्वल टू से हम लोगों को क्या मिला, तो हम लोगों ने अभी देखा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। मास तो हर बॉडी के पास है, अगर फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स चाहिए, अगर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए तो फोर्स नहीं चाहिए। मतलब दैट इज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ए का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ए जब 0 है तो F इक्वल टू एम ए, ये 0 हो गया तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 कब होता है बच्चों, जानते हैं कि जब फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम लोगों को मोशन यूनिफॉर्म चाहिए तो मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वहां पे हम लोगों को किसी फोर्स का जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके। लेकिन अगर बात की जाए कि एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, तो क्या आपको फोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो सिंपल सी बात है, फोर्स इज रिक्वायर्ड
एक्सेलरेशन कराने के लिए फोर्स का जरूरत पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग नोट करते हैं कि सेकंड लॉ इज अ मेजर ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ मेजर ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ से हम लोगों को फोर्स का मेजरमेंट मिलता है, मेजर ऑफ फोर्स। चौथा पॉइंट है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। ये काम का बात है, वेक्टर सभी काम का बात है, ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इज अ वेक्टर लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? वेक्टर लॉ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सपोज कर लो ऐसा कुछ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश करो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u, और अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से ऐसे, तो आपकी फोर्स और u के डायरेक्शन में जो एंगल बना थीटा, वो कितना डिग्री का है? 0 डिग्री। मतलब द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज सेम। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो उस वक्त ये फोर्स इस वेलोसिटी को चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है इज अ वेक्टर लॉ। बात को समझ में और भी समझाऊंगा थोड़ा अच्छे तरीके से। फिलहाल यहाँ पर वेक्टर लॉ का मतलब क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। इसका दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है और इसके ऊपर आपने एक फोर्स को कुछ ऐसे लगा दिया, f अमाउंट ऑफ फोर्स विद एंगल थीटा। अब यहाँ पर क्या ये फोर्स u के वेलोसिटी को चेंज कर सकता है? u वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है? तो इसका सिंपल जवाब है कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर लॉ, according to concept of vector law, the force cannot change the magnitude u because the u is not in the direction of force. The direction of force and direction of u are different and the angle between them is theta, which is not 0 degree. अब यहाँ पर क्या होगा कि कैसे चेंज होगा, कौन करेगा इसको चेंज? अगर हम लोगों को u को चेंज करना है तो इसका सिंपल जवाब है कि u का एक कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर तोड़ सकते हैं u cos थीटा, और u का एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ टूटेगा और वो होगा u sin थीटा। ठीक है, तो ये f के डायरेक्शन में अब u तो नहीं आया लेकिन u cos थीटा चला आया, तो f जो है u cos थीटा को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। फिलहाल दोनों का डायरेक्शन सेम है तो u cos थीटा इंक्रीज होगा। तो यही बात का मतलब हो रहा है, वेक्टर लॉ का मतलब यही हो रहा है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, चाहे वो इंक्रीज किया जा सकता है या फिर डिक्रीज किया जा सकता है। इसी के ऊपर एक अगला सवाल हम लोग लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है u वेलोसिटी से और इसके ऊपर फोर्स कुछ ऐसे लग गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये फोर्स इस u को चेंज कर सकता है कि नहीं, तो जवाब होगा नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन गया और u और f के बीच में 0 डिग्री अगर एंगल हो तभी वो f u को चेंज कर सकता है। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, u चेंज नहीं होगा, उसका कंपोनेंट तो चेंज होगा। तो हम लोगों ने कंपोनेंट तोड़ने की कोशिश किया तो ये देखा कि u का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में f के डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलरली ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रेक किया u को, u cos थीटा u sin थीटा, तो u cos थीटा और u sin थीटा एक दूसरे पे 90 डिग्री में है, लेकिन u cos थीटा और u sin थीटा में से कोई भी एक u के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा है, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। कोई भी वेक्टर का, किसी भी फिजिकल वेक्टर को क्वांटिटी का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ये रूल है। तो यहाँ पर u का जो कंसेप्ट है कि u इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका कोई भी कंपोनेंट f के अलोंग नहीं मिलेगा, सो द फोर्स कैन नॉट चेंज u और कंपोनेंट ऑफ u, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ u तो बनेगा ही नहीं। अब कोई बच्चा बोलता है मैं तो बना लूंगा, तो बना तो लोगे, चलो बना के दिखा देता हूं मैं अभी कि एक बच्चे ने ऐसा किया कि यहाँ पर एक थीटा एंगल में ये थीटा एंगल लिया और इसे लिख लिया u cos थीटा, और u cos थीटा के परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लिया u sin थीटा। तो बच्चों क्या तुम्हें गौर से दिख रहा है कि क्या u cos थीटा और u sin थीटा में कोई भी f के डायरेक्शन में है? तो जवाब है नहीं है। तो मतलब f उसके वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, ना u को, ना u cos थीटा को, ना u sin थीटा को। तो हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर फोर्स अलोंग x एक्सिस लग रहा है तो उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो अलोंग x एक्सिस ही होगा सिर्फ। ठीक,
और चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से अगर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और एफ जेड जो फोर्स अलोंग जेड एक्सिस लगेगा उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो अलोंग जेड एक्सिस होगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं एम ए जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट पे आते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है या फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन पॉइंट नंबर कितना था हम लोगों का, 5। तो यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग के पास है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट मास पॉइंट पार्टिकल। मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसी बॉडी के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिंगल एक पॉइंट के लिए बात करेंगे। कौन सा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए जो हम लोग के पास था, एफ इक्वल टू एम ए इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। नंबर 6 के सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन। ये क्या है, एक लोकल रिलेशन। अब लोकल रिलेशन का मतलब क्या है, देखो पॉइंट नंबर 5 तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि सिंपल सी बात है कि एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रही बात ये कर रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक लोकल रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है ना बच्चों कि जब और जिस जगह पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा बॉडी में एक्सीलरेशन उसी वक्त और उसी जगह के लिए ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं और फोर्स अप्लाई किया जाए और एक्सीलरेशन कहीं और हो, ऐसा नहीं। जिस वक्त और जिस जगह, इसका एग्जांपल हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक ट्रेन है और ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए के साथ। इसमें एक इंसान है और उसके हाथ में एक बॉल है, ठीक, एक आदमी बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है और वो बॉल को लेकर के, तो इस वक्त इस इंसान इस आदमी का एक्सेलरेशन क्या है, ये भी ए है, और इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या है, ये भी ए है। सपोज कर लो उस आदमी ने बॉल को ट्रेन के विंडो से बॉल को बाहर ड्रॉप कर छोड़ दिया, ऐसे ही हाथ उठा करके विंडो से बाहर निकाल दिया, बॉल को छोड़ दिया। अब जैसे ही वो बॉल विंडो से अलग हुआ, मतलब जैसे उस आदमी के हाथ से रिलीज हुआ, इनिशियली वो बॉल ट्रेन के डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन उसके बाद वो उस बॉल का जो मोशन का डायरेक्शन होगा, जो पाथ बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में कर चुके थे, पैराबोलिक पाथ बनेगा, उसके ऊपर बहस नहीं। फिलहाल यहाँ पर बात यह है कि जब तक वो बॉल ट्रेन के अंदर था उस वक्त ट्रेन का एक्सेलरेशन, आदमी का एक्सेलरेशन और इस बॉल का एक्सेलरेशन सब ये था और सब इसी डायरेक्शन में था। लेकिन जैसे ही वो बॉल ट्रेन से अलग हुआ तो ट्रेन का एक्सेलरेशन यही रहा, आदमी का एक्सेलरेशन भी यही रहा, लेकिन बॉल का जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं रहा, क्योंकि ये जो रिलेशन है एफ इक्वल टू एम ए, ये लोकल रिलेशन है। जब तक ट्रेन में रहोगे, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेशन ए के साथ चल रहा तो उसके साथ हर चीज ए के साथ रहेगा, लेकिन जैसे उसे सेपरेट हो जाओगे तो वहां पर वो क्या होगा कि उसका एक्सेलरेशन, उसके ऊपर इफेक्ट जो फोर्स का होगा वो नहीं लगेगा। तो ये एक लोकल रिलेशन है, मतलब जिस जगह के लिए बात होगा वहीं पर फोर्स लगेगा अगर, तो वहीं पर एक्सेलरेशन होगा, उसी वक्त के लिए होगा, दूसरी जगह पर दूसरे वक्त के लिए नहीं होगा। तो आई होप कि तो ये बात जो हम लोग मोमेंटम के बारे में कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, दिमाग में गया होगा सारी बातें। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इम्पल्स के बारे में, लेकिन इम्पल्स के बारे में जो बात हम लोग करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।